हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसके हिस्ट्री टेकिंग, उसके जनरल एग्जामिनेशन, उसके कार्डिनल सिम्टम्स, उसके इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करने चाहिए, ये सब चीज़ें हमने अभी तक देखी है फ्रेंड्स। अभी हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको डिसीजेस देखने वाले हैं फ्रेंड्स। डिसीजेस में सबसे पहले हम लोग निमोनिया देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो निमोनिया है ना, ये निमोनिया इन जनरल टर्म है। ठीक है, निमोनिया क्या है? इन जनरल टर्म है। इसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसको मेडिकल लैंग्वेज में जो टर्मिनोलॉजी है उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ द लंग बोलते हैं। ठीक है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ठीक है फ्रेंड्स अभी हम लोग निमोनिया स्टार्ट करने से पहले हम लोग जरा सा हमारे लंग्स की एनाटॉमी देख लेते हैं। ठीक है, हमारे लंग्स की जरा सा एनाटॉमी देख लेते हैं और हम एक्चुअल निमोनिया कैसे डेवलप होता है ये भी चीज़ें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसके लिए जरा सा हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, समझो फ्रेंड्स, हमारा ट्रकिया है। ठीक है, हमारा जो समझो ट्रकिया है, ये ट्रकिया ये राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ट्रकिया हमारा राइट ब्रोंकस है, लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है। और जो राइट ब्रोंकस है ना फ्रेंड्स, स्लाइटली वर्टिकल है लेफ्ट ब्रोंकस के कंपेयर में। ठीक है, राइट ब्रोंकस है ना स्लाइटली वर्टिकल है एज कंपेयर टू लेफ्ट ब्रोंकस। इसलिए जो कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं सबसे पहले राइट लंग्स में होते हैं, बाद में लेफ्ट लंग में होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह सबसे पहले ये वर्टिकल होने के कारण सबसे पहले राइट लंग को इन्फेक्ट कर दें। इसलिए जो एस्पिरेशन निमोनिया वगैरह होते हैं ना, एस्पिरेशन निमोनिया वगैरह सबसे पहले मेन कौन होता है? राइट लंग का एस्पिरेशन निमोनिया होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि जरा सा राइट ब्रोंकस हमारा वर्टिकल है ना, इसलिए। ठीक है, हमने लंग्स है। ठीक है फ्रेंड्स, जो राइट ब्रोंकस है ना, ये ब्रोंकस आगे जाके क्या डिवाइड होता है फ्रेंड्स? जो राइट ब्रोंकस है ना, ये ब्रोंकस आगे जाकर धीरे धीरे जाके ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ब्रोंकस आगे जाके क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में आगे जाके ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती है यहाँ पे। ठीक है, ये आगे जाके जो सब हमारा पेड़ रहता है ना, पेड़ जैसे आगे जाके उसके बड़ी सी टहनी रहती है, टहनी जैसे उसके धीरे धीरे जैसे ब्रांचेस बनते हैं, इसी तरह से जो राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस ट्रैकिया डिवाइड हुआ राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में। जो राइट ब्रोंकस है आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल से असाइनस में डेवलप होता है। ठीक है, असाइनस में कन्वर्ट होता है। असाइनस क्या रहता है फ्रेंड्स? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। असाइनस नथिंग बट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। बाद में असाइनस आगे जाके क्या होता है फ्रेंड्स? अलवेला है, टर्मिनल अलवेला है। बाद में फिर अलवेला में सबसे जो आखिरी में जो पार्ट रहता है ना, ये अलवेला है। ठीक है, जो सबसे आखिरी में पार्ट रहता है ये अलवेला है फ्रेंड्स। ठीक है, अलवेला मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स जो एक्चुअल जो गैस एक्सचेंज होता है ना, अलवेला जो पार्ट है, जो एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है ना, ये अलवेला में होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अलवेला में समझो ये एयर हमारा जो अब हम लोग एयर इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करने के बाद इसमें से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अलवेला में से ऑक्सीजन ऑब्जर्व होकर ये सर्कुलेशन में एंटर करता है। ठीक है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन में एंटर करके ऑल ओवर बॉडी को ऑक्सीजनेशन करता है। और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये लंग्स के थ्रू ये एक्सहेल करता है। ठीक है, CO2 पे क्या होता है? एक्सहेल कर देता है। ये अलवेला का काम रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये अलवेला में गैस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है सबसे जो टर्मिनल पार्ट रहता है अलवेला होता है। फ्रेंड्स निमोनिया में क्या होता है फ्रेंड्स? निमोनिया में जो है अलवेला में फ्लूइड जमा होता है। ठीक है, ये अलवेला में फ्लूइड जमा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अलवेला में फ्लूइड होता है तो ये गैस एक्सचेंज कर नहीं पाता। ठीक है, अलवेला में गैस फ्लूइड जमा होता है तो ये गैस एक्सचेंज नहीं कर पाता। इसलिए जो रेस्पिरेटरी इलनेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जो कि जो इसको बाहर निकालने के हम जो कफ रिफ्लेक्स होता है ना, कफ हम जो इसको बाहर निकालने के कफ रिफ्लेक्स होता है और वहाँ से स्पुटम डेवलप होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस यानी सिक्रेशन से स्पुटम डेवलप होता है। और समझो फ्रेंड्स ये अलवेला, एक अलवेला में धीरे धीरे ये समझो इधर यहाँ पे इन्फेक्ट हो गया, जो समझो एक सेगमेंट में इन्फेक्ट हो गया तो उसको सेगमेंटल निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, सेगमेंट में हुआ तो सेगमेंटल निमोनिया बोलते हैं। समझे एक लोब में इन्फेक्ट हो गया, पूरे एक लोब में इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, ये पूरे समझो लोब में इन्फेक्ट हो गया तो उसको लोबार निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, समझो एक लोब को इन्फेक्ट कर दिया तो इसको लोबार निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, समझिए ग्रेटर देन 2 लोब से इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन 2 लोब के ज्यादा इन्फेक्ट हो गया तो इसको मल्टी लोबार निमोनिया बोलते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी समझ लो फ्रेंड्स, आगे जाकर हमको हेल्प होगा कि ये सेगमेंटल निमोनिया क्या है, लोबार निमोनिया क्या है, मल्टी लोबार निमोनिया क्या है, ये आगे जाकर हमें इंपॉर्टेंस में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए हमें अभी समझ में लेना है। ठीक है, कैसे कैसे बोला मैंने कि सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं। ट्रैकिया डिवाइड होता है राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में। ठीक है, राइट ब्रोंकस स्लाइटली वर्टिकल देन लेफ्ट ब्रोंकस, इसलिए सबसे ज्यादा इन्फेक्शंस वगैरह राइट लंग्स में होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जब ब्रोंकियल आगे जाके डिवाइड होता है टर्मिनल ब्रोंकियल में होता है। टर्मिनल ब्रोंकियल आगे जाके क्या होता है फ्रेंड्स? ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स आगे जाके क्या होता है फ्रेंड्स? असाइनस में। असाइनस क्या है? ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। ये आगे जाके फ्रेंड्स ये टर्मिनल फिर सबसे ज्यादा आखिरी में पार्ट के अलवेला में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अलवेला में मेन जो गैस एक्सचेंज होता है अलवेला में होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी जो गैस एक्सचेंज का सबसे यूनिट है ना, रेस्पिरेटरी यूनिट अलवेला क्या होता है। ठीक है, अलवेला में इन्फेक्शन जो समझो फ्लूइड जमा होता है, फ्लूइड जमा होता है, इन्फेक्शन जो सिक्रेशंस वगैरह होते हैं ना, सिक्रेशंस की वजह से अलवेला ब्लॉक होता है, अलवेला ब्लॉक होता है तभी ये निमोनिया डेवलप होता है। ठीक है,
जो ये सेगमेंट एक सेगमेंट में होता है तो सेगमेंटल निमोनिया बोलते हैं। बाद में समझो ये एक लोब में होता है, जो राइट लंग में 3 लोब रहते हैं, ठीक है, राइट लंग में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब रहते हैं। समझो एक से दो या दो से ज्यादा लंग, दो में लंग में होता है, 2 जैसे ज्यादा लंग में होता है लोबार निमोनिया, मल्टी लोबार निमोनिया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको बोलते हैं लोबार निमोनिया, मल्टी लोबार निमोनिया, सेगमेंटल निमोनिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग जरा सा निमोनिया की डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निमोनिया की डेफिनेशन क्या है? निमोनिया इज एन एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। निमोनिया क्या है? एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसलिए निमोनिया इज एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस associated with recently developed radiological pulmonary shadowing, ठीक है, रेडियोलॉजिकल पल्मोनरी शैडोइंग। जैसे कि मैंने बताया कि अल्वेओलार ब्लॉक होने की वजह से वहाँ के आसपास के समझो एक सेगमेंट में ब्लॉक हो गया, तो ये रेस्पिरेटरी क्या होता है फिर ये रेडियोलॉजिकल पल्मोनरी शैडोइंग, वहाँ पे शैडोइंग तैयार होता है ना, एक कंसोलिडेशन बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है, ये एक पैच तैयार होता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं रेडियोलॉजिकल पल्मोनरी शैडोइंग, विच में भी सेगमेंटल, विच में भी लोबार और विच में भी मल्टी लोबार, ठीक है। ये हो गया निमोनिया की डेफिनेशन फ्रेंड्स, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। निमोनिया इज एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस associated with recently developed radiological pulmonary shadowing which may be segmental, lobar और multilobar, ठीक है। ये होगा फ्रेंड्स निमोनिया की डेफिनेशन। फ्रेंड्स जो निमोनिया की हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली, अब हम लोग फ्रेंड्स जो सबसे मेन पार्ट रहता है ना हमारा निमोनिया का, सबसे मेन जो पार्ट रहता है निमोनिया में देख रहे हैं हम लोग, उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ढूंढना, ठीक है। उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब निमोनिया किस वजह से डेवलप हुआ है। इट मे बी बैक्टीरियल, इट मे बी वायरल, इट मे बी अटिपिकल, इट मे बी प्रोटोजोल, इट मे बी फंगल और इट मे बी एस्पिरेशन निमोनिया, ये सब चीजें हो सकती है फ्रेंड्स। इसलिए हम समझो उसका हम लोगों ने डायग्नोसिस निकाल लिया, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वगैरह से हम लोगों ने समझो उसका डायग्नोसिस कंफर्म कर लिया, इट इज अ टिपिकल निमोनिया और इट इज अ अटिपिकल निमोनिया, इट इज अ बैक्टीरियल निमोनिया। समझो हम लोगों ने डायग्नोसिस कर दिया कि इट इज अ बैक्टीरियल निमोनिया, तो हमको क्या होता है फ्रेंड्स स्पेशल उसको ट्रीटमेंट हो, जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट स्पेसिफिक जो है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। इनकेस वायरल निमोनिया है तो उसको ट्रीटमेंट अलग रहेगी, इनकेस बैक्टीरियल निमोनिया है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग रहेगी, इसलिए हमको स्पेसिफिक उसको एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ढूंढने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए ये प्राइम इंपॉर्टेंस है हमारा कि इसमें एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन से आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग उसकी एटियोलॉजी देखते हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एटियोलॉजिकल फैक्टर इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस, ठीक है, इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस and it is a key for selection of specific antimicrobial agent, ठीक है, it is a key for specific antimicrobial therapy। हम लोग उसको प्रेशर एंटीबायोटिक उसी तरफ से देना रहता है, ठीक है। इसलिए ये आइडेंटिफिकेशन करना, ये एटियोलॉजिकल फैक्टर आइडेंटिफाई करना ये सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है हमारे, ठीक है, निमोनिया में। वेरियस ऑर्गेनिजम्स दैट इज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कौन सी भी मतलब उसके इटियोलॉजी कौन सी भी हो सकती है, वेरियस कैन बी बैक्टीरियल, इट कैन बी वायरस, इट कैन बी फंगाई, इट कैन बी पैरासाइट्स, ये सब चीजें हो सकती है फ्रेंड्स, व्हिच कॉजेस निमोनिया। लेकिन सब फ्रेंड्स सबसे जो कॉमन कॉज है ना निमोनिया का, सबसे कॉमन कॉज है ना जो बैक्टीरियल निमोनिया, सबसे कॉमन कॉज है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो ऑर्गेनिज्म है ना स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म कॉजिंग निमोनिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजिंग निमोनिया। अदर्स जो कॉजेस है उसमें स्ट्रेप्टोकोका है, स्टैफिलोकोका है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिज्म कौन सा है फ्रेंड्स इसका, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में हम लोग इसको इटियोलॉजी देख लेते हैं कि मैंने फ्रेंड्स इटियोलॉजी जरा सा ट्री डायग्राम में बताई है आपको समझने के लिए, ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से उसको समझ लेना। बैक्टीरियल है तो उसको ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये भी हमें पता रहना जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए जरा सा मैंने ट्री डायग्राम में बताया है, अब दोस्तों धीरे से देख लेते हैं। बैक्टीरियल सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक है। बैक्टीरियल निमोनिया किस वजह से होता है, कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होता है, सबसे पहले होता है निमोकोकस। निमोकोकस क्या है फ्रेंड्स, इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। निमोकोकस क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और स्टैफिलोकोकस भी क्या है फ्रेंड्स, इट इज अ ग्राम पॉजिटिव, ये भी ग्राम पॉजिटिव निमोनिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है व्हिच कॉजेस निमोनिया, ठीक है फ्रेंड्स। बाद में जो आता है सबसे मेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस भी फ्रेंड्स ग्राम पॉजिटिव में आता है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ना ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये भी ग्राम पॉजिटिव में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए ये निमोकोकस, स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ये तीनों ग्राम पॉजिटिव में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे एच इन्फ्लुएंजा, मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ना, ये भी ग्राम नेगेटिव में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या आता है, ग्राम नेगेटिव में आता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्राम नेगेटिव में आता है। बाद में इस्चेरिया कोलियन सुडोमोनास है ना, ये भी ग्राम नेगेटिव में आते हैं फ्रेंड्स, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है दोनों, इसलिए जो एच इन्फ्लुएंजा, इस्चेरिया कोलियन और सुडोमोनास है ना, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले के 3 पार्ट है जो ग्राम पॉजिटिव में आते हैं। ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स, ये चीजें इंपॉर्टेंस क्यों है जानना, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो स्पेशल ट्रीटमेंट जो रहता है ना वो हम लोग जैसे कि बताया मैंने कि स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी हम लोग उस पर यूज कर सकते हैं, इसलिए ये चीजें
कौन सी न्यूमोनिया है हमें जानना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में जो आता है अटिपिकल न्यूमोनिया। अटिपिकल न्यूमोनिया में फ्रेंड्स सबसे पहले आता है वायरल न्यूमोनिया, रिकेट्सियल है, बाद में माइकोप्लाज्मा है। अटिपिकल न्यूमोनिया में सबसे मेन पॉजिटिव कौन सा रहता है फ्रेंड्स, माइकोप्लाज्मा का रहता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का सबसे मेन पॉजिटिव रहता है। और जो वायरल न्यूमोनिया है ना, वायरल न्यूमोनिया में क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग जो रेडियोलॉजिकली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, समझो लंग्स की एक्सरे है, ठीक है। लंग्स में एक्सरे में क्या होता है फ्रेंड्स, ये ऐसे ऐसे हैजिनेस दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे हैजिनेस दिखाई देता है तो क्या रहता है फ्रेंड्स, ये टिपिकली जनरली ये वायरल न्यूमोनिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है फ्रेंड्स, वायरल न्यूमोनिया में हैजिनेस रहता है, ठीक है। हैजिनेस हम लोग देखने के बाद ही पता चलता है कि ये इट इज अ वायरल न्यूमोनाइटिस। इसलिए समझो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हम लोगों को भी अच्छी तरह से देखने रहते हैं, ठीक है। ये अटिपिकल में वायरल आ गया, रिकेट्सियल फिर माइकोप्लाज्मा विच पॉजिटिव विच कॉजेस अटिपिकल न्यूमोनिया। और प्रोटोजोल वगैरह है, जो प्रोटोजोल में कौन सा है, स्टेरोहिस्टोलाइटिक का जो प्रोटोजोल है ना, हिस्टोलाइटिक का जो प्रोटोजोल है वो प्रोटोजोल न्यूमोनिया डेवलप हो सकता है। जरा सा रेयर केसेस में आते हैं, लेकिन जो पेशेंट की जो इम्यूनिटी कम हो रहती है, जो पेशेंट ओल्ड एज वगैरह रहता है, ऐसे पेशेंट में भी प्रोटोजोल इन्फेक्शन प्रोटोजोल न्यूमोनिया हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में देखते हैं हम लोग फंगल न्यूमोनिया विच कॉजेस फंगल न्यूमोनिया, जो इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, फंगस कौन से आते हैं, एक्टिनोमाइकोसिस एस्पेरेगुलोसिस जो फंगस है वो फंगल न्यूमोनिया क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंड्स ये पेशेंट जो फंगल न्यूमोनिया डेवलप होता है ना फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में दिखाई देते ज़्यादातर, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट मतलब क्या होता है, HIV एड्स वगैरह पेशेंट है, वैसे पेशेंट में जो कि स्टेरॉइड डिपेंडेंट पेशेंट है, ऐसे पेशेंट में भी ये फ्रेंड्स ये फंगल न्यूमोनिया दिखाई दे सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में जो आते हैं एलर्जिक कॉजेज में, एलर्जिक कॉजेज में फ्रेंड्स जो एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह रहता है, जो उसको हम लोग जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं करते, लॉन्ग स्टैंडिंग जो एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह एलर्जिक केसेस वगैरह रहते हैं ना, वहाँ पे फ्रेंड्स से सिक्रीशंस बढ़ते जाते हैं और ऐसे स्टेज आ जाती है कि वहाँ से फ्रेंड्स न्यूमोनिया डेवलप हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए एलर्जिक न्यूमोनिया एलर्जिक को भी कंडीशन को भी जरा हमको नेग्लेक्ट नहीं करना रहता है, ठीक है। उसी टाइम में उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस फ्रेंड्स हम लोगों ने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लिए। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जानना जरूरी क्यों है, तो जानने के बाद हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लिया। अब हम लोग आगे जाते हैं।